Assalamu alaikum ji. This is your instructor Humair Hashmi, and we were talking about the last time we met related to educational psychology. We are going to continue to talk about educational psychology, और आज हम आपसे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे इस रेफरेंस में जो बच्चों को पेश आते हैं। वो प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक बच्चों की नफ्सियात से है, उनके इंटरेक्शन से है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका ताल्लुक उनकी सोच से है, और वो सोच का जो प्रॉब्लम है इट माइट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सर्टन स्पीच डिफिकल्टीज। इन मुख्तलिफ मसाइल का हम जिक्र करेंगे। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे गुजारिश की थी कि कुदरत ने तमाम एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। कुछ लोगों में एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज ज्यादा हैं और कुछ में कम हैं। कुछ डिसेबिलिटीज कुछ बच्चों में जाहिर होती हैं स्पीच से या उनकी गुफ्तगू से मुतल्लिक। स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर स्पेशल प्रॉब्लम्स, and we are going to talk about problems of communication. Research has shown that children between the ages of 6 to 11 years form the largest group who require special education related to speech and related to other issues that might emerge in their process of development. 6 बरस से 11 बरस तक की उम्र में बच्चों में मसाइल जो हैं स्पीच से रिलेटेड और दूसरे मसाइल वो ज्यादा वाज़े तौर पे खुल के सामने आते हैं। इसलिए जो असातिज़ा इन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनकी उम्र 6 बरस से 11 बरस तक की है, अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनकी उम्र 6 और 11 बरस तक की है, तो आपको अपनी विजिलेंस को बुलंद रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन वुड स्टार्ट शोइंग प्रॉब्लम्स दैट आर कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन. Problems of communication relate to formative years of 6 to 11 years. 6 साल का बच्चा जो है उसमें ये प्रॉब्लम स्पीच से मुतल्लिक, गुफ्तगू से मुतल्लिक, बातचीत करने से मुतल्लिक जाहिर होना शुरू होते हैं, और 7, 8, 9, 10 और 11 बरस तक की उम्र तक ये प्रॉब्लम जो हैं ये उसमें काफी हद तक नुमायां तौर पर जाहिर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका ताल्लुक उन असातिज़ा से है जो क्लास पहली या दूसरी से लेके 7वीं या 6ठी क्लास तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब उनकी उम्र 11 बरस तक की पहुंच गई है, तो आपको खास तौर पर उनके गुफ्तगू से, स्पीच से मुतल्लिक मसाइल का सामना दरपेश होगा। रिसर्च ने जाहिर किया है कि तकरीबन 19% बच्चे जो हैं जो साइकोलॉजिस्ट को और स्पेशलिस्ट को रेफर किए जाते हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। इन अदर वर्ड्स, about 19% of children of 100% who are referred to specialists show the problem of speech and language difficulty. ये काफी बड़ा चंक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 19% जो है ये काफी बड़ा चंक है बच्चों की सर्विसेज के लिए, वो बच्चे जो प्रॉब्लम्स जाहिर करते हैं। याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम बच्चे जो हैं क्लास में उनमें से 19% ये शो करेंगे। मैंने ये नहीं कहा, कंफ्यूज न कीजिएगा इस इशू को। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट of all the people, of all the children who are referred to specialists, though of those who are referred to specialists, 19% of those
suffer from communication problems. तो ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि तकरीबन 19% बच्चों में स्पीच का प्रॉब्लम होता है. जी नहीं, वो बच्चे जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और जो स्पेशलिस्ट को रेफर किए जाते हैं, उन बच्चों में से 19% जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं. किस प्रॉब्लम का? स्पीच डिफिकल्टी का. एक बात जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि आपकी बहैसियत उस्ताद ये ड्यूटी है कि आप ऐसे बच्चों पे जिनको स्पीच प्रॉब्लम दरपेश है खास नजर रखें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर करें. द ड्यूटी ऑफ एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड द ड्यूटी ऑफ ए टीचर as a student of educational psychology is to identify children with speech problems and refer them to specialists as soon as possible. एक बात इसमें और भी आपको मद्देनजर रखनी होगी कि you are the first person who is identifying problems in children and you are the first person who is referring those children with problems to specialists. हमारे यहां एक प्रॉब्लम यह है, हमारे यहां से मेरी मुराद पाकिस्तान में है, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो ये है कि हम बच्चे आमतौर पर मेडिकल डॉक्टर्स को रेफर कर देते हैं. इफ ए चाइल्ड हैज ए स्पीच प्रॉब्लम, यू एज टीचर्स नीड नॉट रेफर हिम or her to a medical doctor. A medical doctor can treat physical ailments, physical symptoms, but he or she is not trained to fix a child's speech problems. तो खास ख्याल रखिएगा कि जब आप आइडेंटिफाई करें children with speech difficulties, children with speech problems, that you refer them either to speech therapists or to psychologists and not to medical doctors. इससे मेरी ये मुराद नहीं है कि मेडिकल डॉक्टर्स हमारे मुल्क के इनकॉम्पिटेंट हैं. हमारे मुल्क के मेडिकल डॉक्टर्स भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं. और इसका सबूत ये है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में, चाहे आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में चले जाएं या अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले जाएं, वहां पर आपको पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर्स मिलेंगे जो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों के साथ काम करते हैं और उनसे बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. तो इससे जब मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूं दैट चिल्ड्रन विद स्पीच प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी रेफर्ड टू मेडिकल डॉक्टर्स, दैट इज इन नो वे टू अंडरमाइन द कॉम्पिटेंस एंड स्किल ऑफ आवर ओन डॉक्टर्स एट ऑल. सो डो नॉट कंफ्यूज दैट इशू एट ऑल. बात सिर्फ यह है कि मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए एजुकेट किए जा रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं, वेयर एज स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स. इट्स ए स्पेशल प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ द मेडिकल कैटेगरी. एक तो ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है. दूसरी बात यह है कि बाज औकात हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं, नॉट ऑल, कुछ डॉक्टर्स जो हैं, they assume that since they are medical doctors, they can also perform speech therapy, which is a wrong assumption. इसलिए ये प्रॉब्लम जो बच्चों में है, स्पीच प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, लफ्जों की अदायगी ठीक से ना कर पाना, लफ्जों को गार्बल्ड अंदाज में पेश करना, कुछ लफ्जों को जिनको वो समझते हैं कि वो ठीक तरह से बोल नहीं सकेंगे, उनको अपनी स्पीच में इस्तेमाल ना करना, ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं, ये मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, इसको वो ट्रीट नहीं करने के लिए ट्रेन किए जाते. ये ट्रेनिंग और ये स्फीयर जो है, ये साइकोलॉजिस्ट्स एंड पर्टिकुलरली
स्पीच थेरेपिस्ट का इशू है। स्पीच थेरेपिस्ट्स आर स्पेशली ट्रेन्ड टू ट्रीट प्रॉब्लम्स of children in terms of their speech, in terms of their communication. हमारे मुल्क में अब ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद हैं जहां पे साइकोलॉजिस्ट्स और स्पीच थेरेपिस्ट्स मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट्स who have been trained in psychological assessment and diagnostics, and speech therapists who are trained in identifying and rectifying speech issues. Those resources and those people are available in our country. So, if you as a teacher, if you as a parent, as a mentor, are aware that these services and these facilities are available in Pakistan and in abundance, काफी तादाद में मौजूद हैं, तकरीबन हर पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, पेशावर से लेके कराची तक ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, बोथ इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट में भी और गवर्नमेंट से बाहर भी ये ऐसे क्लिनिक्स, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, वेयर यू वुड फाइंड पीपल who are trained speech therapists, and you would find people who are trained in treating people with speech problems. तो इसलिए आपको एक उस्ताद की हैसियत से इन बच्चों को, जिनमें आप देखें कि उनको स्पीच का, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उनको जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ रेफर करें। आपको बेहतर स्ट्रैटेजी आपकी ये होगी कि आप उनको स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ या साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करें। ये तो एक इशू था जो पाकिस्तान से खास मुतल्लिक है कि हमारे असातिज़ा, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आमतौर पर डॉक्टर्स की तरफ रेफर कर देते हैं। जैसे मैंने पहले गुजारिश की, दिस इज नॉट मेंट to in any way belittle the competence of our medical doctors, but to show that this is a wrong strategy to adopt in case of speech or language difficulties. हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, वो भी इस काफी ज्यादा इस इशू में इन्वॉल्व हैं, and they are competent enough. If a teacher refers a student or a child with speech problems, our medical doctors are also competent enough to refer back those children with speech problems to speech therapists or to psychologists. We receive them all the time. Children with speech problems being referred by medical doctors to speech therapists. मैं आपको इस इशू पे इसलिए सेंसिटाइज कराना चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें, आप इस गलती का शुरू में ही अजाला कर दें। अब चलते हैं आगे कि क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए, स्पीच से रिलेटेड जो सबसे अहम इशू है बच्चों में, अगर एक बच्चे की स्पीच का प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई बात करने में दिक्कत पेश आ रही है, अगर वो लफ्जों की अदायगी ठीक से नहीं कर पा रहा या पा रही, अगर वो कुछ लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है रोजमर्रा की लैंग्वेज में, अगर वो बहुत तेजी से बोलना चाह रहा है, इफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर encountered, are noted by the teachers, then the first thing the teacher must be aware of, must be sensitized to, is the fact that speech problems in children usually, not always, usually are a sign of hearing impairment. Hearing impairment leads to speech problems in children. वो बच्चे जो ठीक से सुन नहीं पाते,
वो बच्चे जिनके कानों में मसला है, जिनकी सेंस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो बच्चे क्योंकि सुन नहीं ठीक से पा रहे, इसलिए बोल भी नहीं ठीक से सकते वो. सो द चिल्ड्रन who can't hear very well usually, not always, usually end up with speech or articulation problems. पहली बात जो है वो मद्देनजर रखने वाली तो ये है, जो ही आप किसी बच्चे में डिटेक्ट करें कि उसमें कोई स्पीच का मसला है, जान लीजिए कि पहला स्टेप आपको ये करना चाहिए कि उस बच्चे की हेयरिंग को चेक कराएं. अगर बच्चे की हेयरिंग में फर्क है तो बच्चे की स्पीच में फर्क होगा. देखें, अगर बच्चे की आंखें कमजोर हैं और वो ठीक से जो बोर्ड पे लिखा गया है वो पढ़ नहीं पा रहा, या किताब से वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, तो दैट वुड अपीयर इन हिज गेटिंग लो मार्क्स और बिलो पार परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स. इसका ये मतलब तो नहीं है कि बच्चा खुदा न खास्ता जहनी तौर पे कुन ज़हन है, बल्कि इसका एक हल ये भी हो सकता है और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बच्चे की आंखें कमजोर हैं, उसकी नजर में प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो बच्चा ठीक से बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता, इसलिए वो जवाब भी नहीं दे पा रहा. इसी तरह से व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम इन ए चाइल्ड स्पीच, यू शुड फर्स्ट मेक श्योर एज ए टीचर एंड ए मेंटर एंड ए पेरेंट दैट द चाइल्ड्स हियरिंग इज परफेक्ट. सो he should be referred to somebody who can check his hearing. दूसरी बात इससे मुतल्लिक जो है वो ये है कि आम तौर पर स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में इसलिए पैदा होता है, इसलिए जन्म लेता है क्योंकि उनमें कुछ जज्बाती मसाइल हैं. इमोशनल प्रॉब्लम्स गिव राइज टू स्पीच और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स. आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू, speech problems are related to emotional problems. Emotional problems बच्चों में क्या हो सकते हैं, आप जरा सोच के बताइएगा. नंबर 1, if the discipline at home is too strict, if the mother and the father and elders around the child are too strict with the child, do not allow him a little bit of leeway, शरारत करने की इजाजत नहीं है, गपशप करने की इजाजत नहीं है, देर तक बिस्तरे में लेटे रहने की इजाजत नहीं है. जरूरी है कि वक्त पर खाना खाए, जरूरी है कि वक्त पर होमवर्क करे, जरूरी है कि हर वक्त साफ सुथरा रहे, जरूरी है कि जूं ही सूरज गुरूब हो वापस घर में आ जाए, जरूरी है कि मुंह हाथ धो के दांत साफ करके वक्त पर अपने बिस्तरे में खाना खाने के बाद चला जाए. दिस इज टू स्ट्रिक्ट ए डिसिप्लिन. चिल्ड्रन रिक्वायर a little bit of relaxation in discipline. Allow them, let them have it. Too strict a discipline, जो हद से ज्यादा सख्ती का डिसिप्लिन है, उसकी वजह से बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, और इमोशनल प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी स्पीच में प्रॉब्लम आ सकता है. तो आपको उस्ताद या मेंटोर या पेरेंट की हैसियत से जान लेना चाहिए कि एक वजह जो आपके बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम में आ रही है, दैट माइट बी बिकॉज हिज और हर हियरिंग is not perfect or is less than perfect. Number 2, the speech problem that the child is facing may be facing because there is too strict a discipline at home. तीसरी चीज जो बात देखने वाली है इसके साथ ही वो ये है कि जहां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो बच्चों के लिए जज्बाती मसाइल पैदा कर सकता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड डिसिप्लिन भी और लैक ऑफ डिसिप्लिन भी बच्चों के लिए जज्बाती मसाइल का पेश खेमा बनता है, और इस वजह से बच्चों में और मसाइल के अलावा स्पीच का प्रॉब्लम भी पैदा हो सकता है. देखिए, ये दो एक्सट्रीम्स में
पेरेंट्स को और टीचर्स को और मेंटर्स को नहीं जाना चाहिए. टू स्ट्रिक्ट ए डिसिप्लिन एट होम लीड्स टू इमोशनल प्रॉब्लम्स. एट द सेम टाइम, टू रिलैक्स ए डिसिप्लिन एट होम और ए lack of discipline at home can also lead to speech and articulation problems in children. अगर कोई बच्चों को डिसिप्लिन करने वाला ही नहीं, अगर उनको डिसिप्लिन किया ही नहीं जा रहा, अगर उनको बताया ही नहीं जा रहा कि किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, कैसे मुंह धोना है, कैसे दांत साफ करने हैं, कैसे कंघी करनी है, कैसे नहाना है, कैसे कपड़े तब्दील करने हैं, कैसे अपने जूते खुद बदलने हैं, जोराबे पहननी है, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है अगर स्कूल गोइंग है, और कैसे वक्त पर किसी के साथ स्कूल जाना है, अगर ये को बताने वाला ही नहीं है, अगर बच्चों की मर्जी जो है उसको बड़े फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू रिलैक्स्ड ए डिसिप्लिन और an apparent lack of discipline. Lack of discipline or relaxed, unnecessarily or too relaxed a discipline at home is also one of the causative factors in speech and articulation problems in children. You have to keep between these two extremes as parents and teachers and elders. What you have to do is that provide discipline, at the same time provide them a little bit of leeway, a little bit of free time activities. Too strict or too relaxed a discipline is one of the causes of speech difficulties or articulation problems in children. एक और भी मसला है जिसकी वजह से आर्टिकुलेशन और स्पीच प्रॉब्लम बच्चों में आ सकता है, एंड दैट इज फियर. अगर बच्चे जरूरत से ज्यादा डर रहे हैं, बच्चे डर जाते हैं कुत्ते से, बिल्ली से, जानवर से, चूहे से, छिपकली से, अंधेरे से, कोई ऐसा टीवी का प्रोग्राम देख लिया जिसमें जिन भूत दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी फिल्म देख ली, कोई ऐसी किताब की तस्वीरें देख ली, तो बच्चे डर जाते हैं. डर बच्चों में जो है वो भी एक स्पीच और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम का पेश खैमा बनता है. खौफ जो है बच्चों में, वो बच्चों की स्पीच पे बुरा असर रखता है. जब खौफ जो है वो एक इंतहा से बढ़ जाए तो हम उसको टेरर कहते हैं. ए हाई लेवल ऑफ fear is terror. The higher the level of fear, the higher the probability of the child developing speech problems. तो जहां fear है स्पीच प्रॉब्लम्स का एक सोर्स, वहीं टेरर भी स्पीच प्रॉब्लम का एक सोर्स है. एक और इशू जो इसमें इन्वॉल्व है, अपार्ट फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम, too strict a discipline, too relaxed a discipline, fear, terror, एक और जो इशू इसमें इन्वॉल्व है वो ये है लैक ऑफ रूटीन. अगर बच्चों को, खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को, एक रूटीन न प्रोवाइड किया जाए, अगर पेरेंट्स उनको घर में रूटीन नहीं प्रोवाइड करते, किस वक्त सोना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त कपड़े बदलने हैं, किस वक्त होमवर्क करना है, प्लेजर टाइम कौन सा है, प्ले टाइम कौन सा है, वर्क टाइम कौन सा है, कुरान पाक की आयात कब तलावत कब की जाएगी, या हाफिज जी से कब पढ़ा जाएगा, असातिज़ा से कब पढ़ा जाएगा, पेरेंट्स से कब गाइडेंस ली जाएगी, खेल कूद किस वक्त की जाएगी, क्या से खेला जाएगा, क्या क्रिकेट गेंद और क्रिकेट के बल्ले को लेके आप किसी के घर में जाके खेल सकते हैं उसकी इजाजत के बगैर, क्या आप उसके शीशे खिड़कियों के तोड़ सकते हैं उसकी इजाजत के बगैर, क्या जरूरी है कि आप जब आपका बच्चे का दिल चाहे वो खेल कूद करे, और क्या ये जरूरी है कि जब बच्चे का दिल चाहे वो खाने पीने लगे. एक मसला जो हमारे देखने में आता है वो ये है कि हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं
वो समझते हैं कि बच्चों को गाइड करना और बताना जो है ये गलत है। ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। बच्चों को गाइड जरूर करना चाहिए, बच्चों को बताना जरूर चाहिए। हाँ, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद गाइडेंस एंड प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद डिसिप्लिन एंड प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन with a predictable routine. Predictable routine is a main barrier to students and children having speech disorders. अगर आप बहैसियत वालदैन उनको एक रूटीन प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर आप उनकी स्पीच का आपने अच्छी तरह से, स्पीच डिफिकल्टीज का आपने अच्छी तरह से सद्देबाब कर लिया। तो उन बच्चों के लिए जहां डिसिप्लिन जरूरत से ज्यादा बुरी चीज है, जहां लैक ऑफ डिसिप्लिन बुरी चीज है, वहां लैक ऑफ रूटीन भी उनके लिए कोई बुरी चीज ही साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीच डिफिकल्टीज एंड स्पीच प्रॉब्लम्स। तो ये बात आपको खास ख्याल में रखनी चाहिए। इस ज़िम्न में एक और बात भी जो आपको नोट करनी चाहिए, दैट रिलेट्स टू कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इफ देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ थिंकिंग इन चिल्ड्रन, इफ दे कांट think clearly, if they are confused, if too much information is provided to them at too earlier a stage, if garbled information is provided to them, if conflicting information is provided to them, if lack of information is provided to them, that would lead to cognitive malfunctioning. That would lead to confusion in their thinking. Thinking confusion. सोच में जो बच्चों के प्रॉब्लम है, वो सोच का प्रॉब्लम उनकी गुफ्तगू और कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम में जाहिर होता है। सो इमोशनल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लैक ऑफ रूटीन एंड कॉग्निटिव कंफ्यूजन आर some of the factors that result in speech issues and speech problems and articulation issues in children. अगर बच्चे की रोजमर्रा की स्पीच में, गुफ्तगू में कोई मसला आ रहा है, तो उस मसले के पीछे ये 3, 4, 5 फैक्टर्स जो मैंने आपसे अभी गुजारिश किए, ये कार फरमा हैं। These are the factors that are operative in bringing about a speech problem in children. अब अगर आपके पास ऐसा बच्चा कोई है, आप क्लास में देखते हैं कि आपके पास ऐसा बच्चा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? Should you send him to a medical doctor? Should you try and treat him yourself? Should you talk to his parents? Well, you can do all of these things, but the best option that is available to you would be, in this case, that you refer a child with speech problem to a speech therapist. A speech therapist is usually a person who has a master's degree and then has trained in identifying and correcting problems of speech in children. ये एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है और ये एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो हमारे यहां भी दस्तयाब है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन दुनिया के हर तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता मुल्क में स्पीच थेरेपी की स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल है, मौजूद है। इसलिए इफ यू एनकाउंटर एज ए टीचर और एज ए पेरेंट ए चाइल्ड विद सम स्पीच प्रॉब्लम, देन इट इज योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई स्पीच थेरेपिस्ट्स एंड रेफर दैट चाइल्ड
to a speech therapist, not necessarily to a psychologist, not necessarily to a medical doctor. You can send him to those people also, but the more appropriate line of action for you would be to refer a child with speech problem to a speech therapist. पाकिस्तान में अब बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी मौजूद हैं जहां पर स्पीच ट्रेनिंग अवेलेबल है और बच्चों को स्पीच ट्रेनिंग की, स्पीच थेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है उनके लिए, उससे फायदा उठाने के लिए। मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि हमारी टेंडेंसी यही है कि इफ ए चाइल्ड हैज ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीच, we tend to, by we I mean elders, tend to refer that child either to a medical doctor or to a psychologist. I don't have a problem with that, except if the medical doctor and the psychologist, after having carried out proper investigation, then forwards or resend those children or that child to speech therapists. But if the doctors or psychologists begin to act as speech therapists, that would not be an appropriate line of action to follow for them. They need to be sent, such children with speech problems need to be sent to speech therapists and not to medical doctors only or not to psychologists only. Medical doctors and psychologists are not specialists in speech therapy. They are medical doctors and psychologists are psychologists. They may have offered courses and they may have trained, but then a speech therapist is an appropriate person to deal with such problems. ये speech disorder जो है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं by keeping in mind the fact that speech disorder is inability to produce sounds effectively while speaking. अगर एक बच्चा effectively sound produce नहीं कर सकता, अगर वो सीन और शीन की अदायगी सही तौर पर नहीं कर सकता, अगर वो जेड या जी और सीन या एस में फर्क नहीं कर सकता, अगर वो ये और शीन में फर्क नहीं कर सकता, तो उस बच्चे को एक मसला दरपेश है और वो मसला है स्पीच डिसऑर्डर का. Speech disorder is an inability to produce sounds effectively and clearly. Research has shown that there are about 5% of children in the United States of America who suffer from speech disorders. Research has also shown in Pakistan that there are about 5 and more than 5% children who suffer from speech problems or speech difficulties in Pakistan. The figure appears to be slightly less in European countries. It is around between 4 and 5%. But the average problem of speech in children worldwide appears to range between 4 to 5%. यानी 100 में से तकरीबन 4 और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पीच प्रॉब्लम दरपेश है. Opposed to speech problem is another problem which is called articulation problem. Articulation problem must not be confused with speech problem. Articulation problem involves, or articulation disorder involves, difficulty in pronunciation. काफ और काफ में फर्क. ये जो चीज है, सीन और शीन सही तरह से ना कह पाना, या लाबारी वाला या, ये
और जे में फर्क ना कर पाना, उसकी अदायगी में, दिस इज एन आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम. सो when there are difficulties in pronunciation, when children cannot pronounce properly words that are used in everyday language and the words that are used in their academic pursuits and the words that they read in their copies and books that they use in school, when children cannot pronounce those words, we say that such children are suffering from articulation problem. Articulation problem then is not to be confused with speech difficulty. Articulation problem refers to an inability to pronounce correctly, a difficulty in correct pronunciation of certain words, and that becomes apparent, that becomes manifest in children around the ages of 6 years to about 11 years. 6 बरस से लेके 11 बरस तक की उम्र में ये आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम जो है ये बच्चों में जाहिर होता है. Related to articulation problem is another problem, and that is the problem of stuttering, जिसको हम लुकनत या हकलाना कहते हैं. That is a problem that psychologists or diagnostics specialists call a problem of stuttering. Stuttering is not being able to say sentences without repeating certain words or without adding unnecessary pauses or repeatedly saying the same words again and again. Luknat ya haklana jo hai, that is another speech problem, and that speech problem is called stuttering. Stuttering ko speech articulation ke saath confuse na kijiye. Speech articulation disorder is not being able to pronounce a word correctly, whereas stuttering is difficulty in saying a sentence, a difficulty when a student or a child may repeat the same word or may omit the word while completing a sentence. स्टटरिंग को हम रोजमर्रा की जुबान में हकलाहट भी कहते हैं. हकलाहट जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आप स्पीच आर्टिकुलेशन के साथ कंफ्यूज न कीजिएगा. रिसर्च शोज दैट स्टटरिंग अपीयर्स अराउंड द एज ऑफ 3 years or 4 years, and it may continue up to pre-adolescence, 10, 11, 12 साल की उम्र तक. ये जमाना जो है तकरीबन 3 बरस से तकरीबन 11 बरस की उम्र तक, इसमें बच्चों में स्टटरिंग पैदा हो जाती है, स्टटरिंग जाहिर हो सकती है. अभी तक माहिरीन नफ्सियात को स्टटरिंग का कोई कॉज पता नहीं चला. हकलाहट या लुकनत जो जुबान में है, माहिरीन नफ्सियात उसका अभी तक कोई डेफिनेटिव कॉज मालूम नहीं कर सके. Overload of mental activity. Some psychologists consider that an issue of stuttering, that there is too much on the mind of a child and he has the inability to express all the thoughts that come into his mind in a proper manner. Therefore, he stutters. ये एक supposition है. एक और supposition ये है that the child is extremely intelligent, and as a result of that high level of intelligence, he is manipulating too many things in his mind. And as a result of too many things taking place in his mind, he has difficulty in expressing, and that is how stuttering appears. ये theories हैं, ये points of views हैं. अभी तक हमें मालूम नहीं हो पाया, हमें से मेरी मुराद नफ्सियात के तुलबा को, कि stuttering का exact cause क्या है. We are thinking about it. Another factor that may contribute to stuttering is
ए हाई लेवल ऑफ फीवर, अगर एक बच्चे में कोई बहुत ज्यादा उसको बुखार में मुब्तला है तो फिर उसमें स्टटरिंग पैदा हो सकती है. Another problem, another cause of stuttering that is floated as one of the main causes of stuttering is the spontaneity level of a child, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहेंगे कि जो जरूरत से ज्यादा अथरा है. अथरा मीन्स who cannot hold back, a child who cannot hold back his impulses, somebody who is spontaneous, somebody who is always in a hurry to say and do things, somebody who is overactive, overambitious. That kind of a person in everyday language is called athra, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में अथरा. अथरा means someone who has a very spontaneous reaction to things. Somebody who has spontaneous reaction to things might turn out to be somebody who stutters. तो इसलिए ये बहुत से पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं अभी तक. इन पॉइंट्स ऑफ व्यूज को हमने अभी तक को क्लैरिफाई करके एक कॉम्प्रिहेंसिव थियरी नहीं बनाई एज टू व्हाई चिल्ड्रन स्ट्रटर. सो देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हाई चिल्ड्रन स्ट्रटर. इससे आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि और स्पीच प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं. देखें, अगर एक बच्चा मोनोटोन्स में बोलता है, monotone means if he mumbles, if he does not say things clearly, if it appears that he is indulging in self-talk. Monotones are those issues that relate to like a child is talking to himself, like a child is talking too softly, like a child is not addressing someone out there, but is looking into his own self and saying things as if to himself. That is an example of monotones. Monotonic speech is another problem. Another problem that might appear in children is the pitch of the speech. वो बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं या बहुत नीची आवाज में बोलते हैं. That might also be a problem. Another problem is inappropriate loudness. जरूरत से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलना और जरूरत से ज्यादा कम आवाज में बोलना are all examples of inappropriate loudness. Inappropriate loudness means that children do not express themselves, say things in a manner that can be understood by somebody sitting across the table from them. तो ये भी एक स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका खास तौर पर बच्चों में ख्याल रखना चाहिए. मोनोटोन्स, इनअप्रोप्रिएट लाउडनेस और लैक ऑफ लाउडनेस एंड द पिच, जरूरत से ज्यादा बारीक आवाज में या जरूरत से ज्यादा भारी गंभीर आवाज में बोलना, ये भी स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. All such students should be referred to speech therapists. ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये although they come from, they might begin from psychological problems, but psychologists should refer such children with such problems to speech therapists. एक और इशू जो इसमें है, that is when children or students avoid speaking. आपने महसूस किया होगा कि कुछ बच्चे, as a teacher you might have noticed, you might have seen that some children avoid speech, avoid to talk. Even when you ask them a direct question, they would smile, look at you, shrug their shoulders, twist their eyes, smile, nod, or shake their heads, but avoid speaking. These problems, these issues point to the fact that children, such children who seldom speak, who prefer using body language, who prefer using gestures, are children who have speech disorders. तो इसलिए वो लोग, वो बच्चे जो कम बोलते हैं या बोलने से गुरेज करते हैं, वो बच्चे
जो अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे जो हाथ पांव का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे जिनकी कोशिश ये होती है कि वो लफ्जों की अदायगी को अवॉइड करें, ये बच्चे स्पीच प्रॉब्लम्स का शिकार हैं एंड दे मस्ट बी सेंट टू स्पीच स्पेशलिस्ट सूनर देन लेटर। बहैसियत उस्ताद आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जल्द से जल्द ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें जो हरकत के जरिए से अपना इजहार करना बेहतर समझते हैं बनिस्बत अल्फाज के जरिए से। ऐसे बच्चों में इस बात का इम्कान मौजूद है कि उनमें स्पीच आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम मौजूद है। And the sooner you identify them as teachers, the sooner you take a look at them, the sooner you send them to specialists, the better it is for children and the better it is for you as a teacher. इसलिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो ट्रेंड है इस मसले को हल करने के लिए और उनको जल्द से जल्द ये बच्चे जो हैं ये रेफर कर देने चाहिए। एक तो ये बच्चे हैं जो स्पीच डिफिकल्टीज की, लैंग्वेज डिफिकल्टीज के, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसके साथ साथ वो भी बच्चे हैं जो इन चीजों का शिकार तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उनको बहुत ज्यादा जहानत से माला माल किया है। जो बच्चे जहानत में बाकी अपने तुलबा से बेहतर आगे बुलंद हैं, they are called gifted children. Gifted children are again special children. Their problems are different because they can resolve issues and problems in the class quicker than their compatriots. So they get bored in classes very early. Such children who are gifted children, they learn very easily, they learn rapidly. वो फौरन बात को समझ जाते हैं और आसानी से समझ जाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो हर वक्त आपको दिखाई देंगे कि वो अलर्ट हैं, वो दिखाई देंगे आपको कि वो कीन हैं, आपको दिखाई देंगे कि वो फोकस्ड हैं और बहुत जल्द बोर भी हो जाते हैं। इसलिए कि अगर एक उस्ताद बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा है, फॉर चिल्ड्रन हु आर नॉट दैट गिफ्टेड, then the gifted children of course would get bored, and when they get bored their attention wavers. When their attention wavers, they might indulge in mischief in the class. तो छोटी मोटी शरारतें करने वाले बच्चे हो सकता है कि वो गिफ्टेड बच्चे हों। गिफ्टेड बच्चों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। दे आर highly alert, they are very keen, they can focus their attention quickly. तो ये बच्चे जो हैं ये याद रखिए कि ये motivated भी हैं, gifted children, and gifted children are very creative. As a teacher, as an educational psychologist, as a mentor, as a parent, as a guide, it is your duty to identify such children and to provide extra attention to such children so that their energies are diversified, their energies are channelized. And how can you do that? Well, there are a number of ways in which you can do that. You can do it by encouraging such children for higher level of reading. You can do that by encouraging such children who are gifted to indulge in abstract thinking. You can encourage such children, you can deal with such children by making them, by presenting them challenging tasks. When they get involved in challenging tasks, their extra energies are channelized
they can then focus more diligently on problems, and they can get involved in solution of such problems. You can provide them reading materials which are of higher levels than the reading materials that are provided to children who are their compatriots. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए से आप इन बच्चों को मजीद मोटिवेट कर सकते हैं. गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे ज़हीन हैं, उनका भी आपको उस्ताद की हैसियत से, मेंटोर की हैसियत से उतना ही ख्याल करना चाहिए जितना आपको उन बच्चों का ख्याल करना चाहिए जो स्पीच प्रॉब्लम्स में या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स में या स्पीच डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं. सो हियर इज an issue which is a two-pronged issue. A two-pronged issue is, on one hand, you have to deal with children who have speech problems, and on the other hand, you have to deal with children who are gifted. आपके पास आज हमने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जिसके जरिए से आप स्पीच और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम वाले बच्चों को भी डील कर सकते हैं और गिफ्टेड बच्चों को भी डील कर सकते हैं. गो अहेड एंड डू इट. आज के लिए बस इतना ही. आइंदा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.